शादी दो दिलों का मिलन होती है, लेकिन जब वे विवादों में फंस जाती है तो एक कानूनी जंग बन जाती है। क्यों? एनआरआई शादियों में सपने सजाए जाते हैं, जब भरोसा टूटता है तो विवाद सामने आ जाते हैं। क्यों? कानून सुरक्षा देने के लिए होता है, लेकिन कई बार वही सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। ऐसा क्यों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट क्यों के चौथे एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट किशोर राघानी। पिछले एपिसोड में हमने एडवोकेट सिद्धार्थ शाह के साथ चाइल्ड कस्टडी के बारे में जानकारी हासिल की। अगर आपने वह एपिसोड मिस कर दिया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अन्य कई सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर से मौजूद है एडवोकेट सिद्धार्थ शाह, सीनियर इंटरनेशनल मैट्रिमोनियल लॉयर, जो मैट्रिमोनियल लॉ और फैमिली डिस्प्यूट के मामलों में 27 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुंबई में करीबन 3 दशकों के अनुभव के साथ उन्होंने फैमिली कोर्ट, सेशन कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में कई जटिल मैट्रिमोनियल और चाइल्ड कस्टडी मामलों को संभाला है और विशेष रूप से एनआरआई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के मामलों में भी उनका एक व्यापक अनुभव रहा है। आज हम उनसे एक महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करेंगे, जो है एनआरआई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। नमस्कार राघानी जी। नमस्कार सर। फिर से आपके मंच पे बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, एक प्रश्न है, विदेशी अदालत के तलाक के फैसलों को भारतीय अदालत मान्यता देती है, ये सच है। धारा 13 सीपीसी का भी यही कथन है, पर ये पूरा सच नहीं है। अभी सेक्शन 13 है, सेक्शन 14 है, सेक्शन 44A है। Sometimes parties also file a petition or move the court, that is the High Court, for deciding the foreign orders or judgments as a mirror order. तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, कोर्ट को सोचनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोर्ट देखती है कि कॉज ऑफ एक्शन कैसे हुआ, पार्टीज कहाँ पे रह रही थी। अच्छा, उसके भी पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कहाँ पे हुई। राइट। सो बेसिस विल स्टार्ट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। पार्टीज की नेशनैलिटीज क्या है, एट द टाइम ऑफ मैरिज नेशनैलिटीज क्या थी, अभी इस करंट सिचुएशन क्या है। राइट। पार्टीज शादी करने के बाद कहाँ पे उनका दे स्टार्टेड देयर मैट्रिमोनियल लाइफ और मैरिज लाइफ, कहाँ कौन सी जगह पे उन्होंने शुरुआत की अपने विवाहित जीवन की, बच्चे वगैरह है वो कहाँ पे उनका जन्म हुआ, चाहे अपने देश में हुआ या बाहर हुआ। उसके बाद लीगल एक्सपर्ट्स को भी ये देखना पड़ता है, जांचना पड़ता है कि जैसे मैंने आपको बताया कॉज ऑफ एक्शन, कि कैसे वहाँ पे जो बाहर के देश है उसमें स्थायी हुए, उधर उनका कितना समय कितने समय से वो वहाँ पे है। राइट। फिर और एक चीज आता है कि उधर उन्होंने वो देश की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है, कोई रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करता है, उसका स्टेटस क्या है। राइट। उनके जो शादी में जो वाक़ये हुए वो कहाँ पे हुए, इंडिया में हुए या इंडिया के बाहर हुए। तो वो सभी चीज़ों का जो विश्लेषण है वो देख के, परख के, सोच समझ के मंथन किया जाता है, सब देखा जाता है, क्योंकि हर एक मैटर अलग रहता है। राइट। अभी to answer your question in a very short way, कि it is not as simple, आपका जैसे प्रश्न है कि एक ही सेंटेंस में आंसर, इसके लिए you have to go to a good legal expert। राइट। आपकी तरह कोई हो, मेरे तरह कोई हो, या बहुत सारे ऐसे आप मतलब बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो they would be able to advise rightly on the principles and the guidelines given by the Honorable Supreme Court from time to time। राइट। सो ये जो गाइडलाइंस जो दी गई है, जैसे नरसिम्हा राव और वेंकटा लक्ष्मी केस में जो दी गई है, तो उसके आधार के ऊपर सभी चीजें, इट बिकम्स अ यार्डस्टिक एंड अ बेंचमार्क टू एडवाइस फर्दर कि पार्टीज को क्या करना चाहिए। राइट। और वो अगर कोर्ट में कुछ अगर हुआ है या कोई पुलिस कंप्लेंट हुई है तो उसका अमलीकरण कैसे करना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए कैसे। कोई समटाइम्स ऐसे भी होता है कि दोनों पार्टीज वहाँ की जो कोर्ट के प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कभी कभी एक इनिशिएट करता है और एक पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो वो सभी सिचुएशन को देख के
यहाँ की भी जो कोर्ट है वो परिस्थिति को सोच के, देख के, परख के, समझ के फिर कुछ निर्णय निर्णय पे लेती पहुंचती है। राइट। तो ऐसे है। मेंटेनेंस एक बुनियादी कानूनी अधिकार माना जाता है, लेकिन एनआरआई विवाह में यही मुद्दा सबसे ज़्यादा जटिल हो जाता है। ये बुनियादी अधिकार एक बड़ा विवाद बन के रह जाता है, ऐसा क्यों? If the maintenance stops, then she has no option but to seek a particular recourse. और वो जो recourse है, आप कहाँ रह रहे हो, तो वही jurisdiction में आप उसकी पहल करोगे। तो if you are outside India, so you approach the maintenance court which is close to your place. अच्छा, उसमें दो चीज़ें हैं। हस्बैंड कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, कार्यरत है, वाइफ भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है या नहीं कर रही है, बच्चे वगैरह है, तो एक एक्सपेंस रहता है टू कंडक्ट योर सेल्फ ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो और उधर जो पेमेंट सिस्टम है वो डॉलर्स में है या वो देश की करेंसी में है, तो कैसे ये सब सुलझाया जाए? तो अगर मेंटेनेंस की कोई इशू होते हैं तो इमीडिएटली द वाइफ हैज ऑप्शन ऑफ अप्रोचिंग द कोर्ट विच इज क्लोज टू हर जुरिस्डिक्शन। या तो अगर वहाँ से इंडिया में आते हैं तो इंडिया में तो खैर बहुत सारे प्रावधान तो है ही, राइट, तो वो यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए याचिका कर सकती है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे बार कोई फॉरेन कोर्ट का कोई ऑर्डर होता है और वो ऑर्डर्स भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है या उसका अमलीकरण नहीं होता है। सो देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन ऑफ अप्रोचिंग दैट कोर्ट एंड टेकिंग द मैटर देयर फर्दर, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑर्डर ऑल्सो यहाँ पे भी कुछ याचिकाएं की जा सकती है। करेक्ट। अक्सर वैवाहिक विवादों में जब पति विदेश में होता है तो भारत में केस फाइल होने के बाद ये माना जाता है कि उसे आसानी से वापस लाया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर एक्स्ट्राडिशन इतना आसान नहीं होता, ऐसा क्यों? राघानी जी, आपका प्रश्न बहुत सही है कि प्रैक्टिकल लेवल पे एक्स्ट्राडिशन इतना आसान नहीं होता है। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा, कोर्ट को समझना पड़ेगा कि एक्स्ट्राडिशन क्यों। और अगर कोई भी इंसान है जो भारतीय नागरिक है या यहाँ तक कि भारतीय नागरिक नहीं भी है, तो भी देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स विच आर लेड डाउन अंडर द लॉ। राइट, कायदे से चलना तो पड़ेगा, लेकिन ये सभी चीज़ों के लिए समय तो लगता है, क्योंकि कोर्ट को सब देख के परख के फिर ऑर्डर्स पास करती है। अच्छा, और हर एक मामला जो है वो एक दूसरे से अलग होता है। सो कोर्ट ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता, डेफिनेटली कायदे में प्रावधान है और किया जा सकता है। मान लीजिए कि एनआरआई मैरिज में पति जो है वो विदेशी नागरिकता उसे है, बच्चा जो उसका है वो भी विदेशी नागरिकता उसे है, लेकिन पत्नी जो है उसे भारतीय नागरिकता है। अब उनमें विवाद पैदा होता है और पत्नी जो है बच्चों को लेकर भारत आ जाती है। पति विदेश अदालत में एब्डक्शन का मामला दर्ज करता है और वहाँ बच्चों को वापस लाने का ऑर्डर पास होता है। अब भारत में पत्नी एक अलग याचिका दायर करती है और भारतीय अदालत में उस विदेशी आदेश को तुरंत लागू नहीं करती। ऐसी बात नहीं है राघानी जी, ऐसा नहीं है। जैसे एक यहाँ की जो सिस्टम है, अभी जो लेडी है जो बच्चों को लेके अपने भारत में आई है, तो उनके भी कुछ राइट्स वगैरह है उत्पन्न होते हैं। तो वो राइट्स के आधार के ऊपर वो यहाँ के कोर्ट में याचिका करती है। अभी ये याचिका में उन्होंने क्या क्या रिलीफ्स मांगे हैं वो कोर्ट्स को तो देखना पड़ेगा, राइट, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सिचुएशन भी समझनी पड़ेगी। एकदम ही करती है या नहीं करती है वो तो कोर्ट ही तय करेगी। सो कोर्ट्स आर नॉट बाउंड। और दूसरी बात है कि कोर्ट को ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी देश वगैरह इत्यादि है तो उसमें बायलैटरल ट्रीटीज क्या है वो देश के प्रति।
So there are certain countries which are in bilateral treaties as per the Hague Convention, वो विषय के ऊपर। Right. तो कोर्ट को वो समझना पड़ेगा कि वो विषय के आधार के ऊपर वो देश में, जो भी देश आप बता रहे हैं, उसमें ये टॉपिक और इशू के लिए कोई बायलैटरल ट्रीटी है कि नहीं। Right. अगर बायलैटरल ट्रीटी है तो एक अलग विषय बनता है, अगर नहीं है तो कोर्ट्स आर नॉट बाउंड, नो। तो कोर्ट्स अपने तरह से विचार करेगी, मंथन करेगी, सिचुएशन को समझेगी कि क्या सिचुएशन वाकई में ऐसा है जैसे पुटअप किया गया है हस्बैंड के द्वारा, या वाइफ को कोई पीड़ा है हस्बैंड के द्वारा। तो कोर्ट उसका बरोबर से मंथन करेगी, उसके बाद कोई नतीजे पे पहुंचेगी। लेकिन एक चीज क्लियर है कि उनको भी राइट्स है, बीइंग अ इंडियन नेशनल। यहाँ की कोर्ट के शरण में कुछ भी अगर जो भी स्टेप्स लेने हैं तो वो ले सकते हैं इंडियन लॉ के हिसाब से। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के दौरान अक्सर एनआरआई हस्बैंड्स को लगता है कि भारत आना सुरक्षित है और वे आराम से वापस जा पाएंगे, लेकिन कई मामलों में जाना तो दूर, उनके नाम का लुकआउट सर्कुलर जारी हो जाता है और पासपोर्ट तक जब्त हो जाता है। ऐसा क्यों? जब लुकआउट सर्कुलर्स और रेड कॉर्नर नोटिसेस जब इशू होते हैं तो उसके पीछे कोई कायदे का विधि विधान होता है। ऐसे ही कोई सिंप्लिसिटर लुकआउट सर्कुलर्स और रेड कॉर्नर नोटिस इशू नहीं होते हैं। अच्छा। तो उसके पीछे एक पूरी डिटेल में एक इतिहास होता है उसका। तो वो इतिहास के आधार के ऊपर देयर इज अ लाइकलीहुड कि कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, तो उसके लिए सोचना पड़ेगा कि उसका वर्तन क्या रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि एक कोर्ट की विधि की एक कोर्ट की प्रक्रिया होती है। तो वो कोर्ट की प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन इज वेरी नेसेसरी। अगर वो पार्टिसिपेशन नहीं होते तो देयर इज अ लाइकलीहुड, अक्सर क्रिमिनल मैटर्स में देखा गया है कि पहले वारंट समन्स इशू होते हैं, वारंट्स इशू होते हैं, नॉन बेलेबल वारंट्स इशू होते हैं, और नॉन बेलेबल वारंट्स जब इशू होते हैं और उसका अमलीकरण अगर नहीं होता है तो अगर उसको फर्दर एग्जीक्यूट किया जाए, एग्जीक्यूट मतलब उसका आगे कोई सुनता नहीं है कोर्ट की बात, तो फिर कोर्ट को प्रावधान है कायदे से कि वो एलओसीज इशू करे। तो ये प्रश्न का उत्तर इतना ही होगा कि ऐसा नहीं होता है कि ऑन द स्पॉट कोई लुकआउट नोटिस इशू हुई है या रेड कॉर्नर नोटिस इशू हुई है, तो उसके पीछे एक पूरा बहुत बड़ा इतिहास होता है, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक लुकआउट सर्कुलर्स और ये जो मामला है, तो इतनी आसानी से भी लुकआउट सर्कुलर इशू नहीं होते, तो उसके पीछे का आपको राज समझना पड़ेगा। मैं तो उतना ही कह सकता हूँ। राघव जी, और एक बात मैं आपको कहना यहाँ पे चाहूँगा कि एक हाल ही में एक मुंबई हाई कोर्ट का अप्रैल 2024 में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में यही विषय के ऊपर बहुत सारे एक ग्रुप मैटर्स में एक बहुत अच्छा ऑर्डर पास किया है, which is a reported judgment in April 2024 on the same topic of LOC। तो अगर वो आप देखें तो वो तो पूरा एक एनसाइक्लोपीडिया जैसा है वो ऑर्डर। अच्छा। मतलब इतना कोर्ट ने इतनी डिटेल में उसका मंथन किया है, तो वो काबिल तारीफ है। और दूसरी बात ये है कि जो कुछ ये लुकआउट नोटिसेस, रेड कॉर्नर नोटिसेस, ये जो भी प्रावधान कायदे में दिए गए हैं, वो उसका एक हमारे देश का एक ऑफिस मेमोरेंडम है जो 2021 में जो लास्ट ऑफिस मेमोरेंडम है उसमें पूरे कायदे को डिस्कस किया गया है। अगर आप वो ऑफिस मेमोरेंडम देखते हैं तो आपको कंप्लीटली क्लैरिटी मिलेगी कि किस रीज़न के वजह से लुकआउट नोटिस, रेड कॉर्नर नोटिस इश्यूज होते हैं, ओके, क्या होता है और उसको कैसे उसको क्लियर किया जाए। तो कायदे में ये सभी प्रावधान है, तो कायदा में सब चीज़ें सिस्टम से पुटअप की गई है। एंड टाइम एंड अगेन कोर्ट्स आर वेरी वेरी पर्टिकुलर इन डायरेक्टिंग एंड पासिंग एंड इशूइंग ऑल दीज सच काइंड ऑफ ऑर्डर्स। तो मैं तो यहाँ इतना तक ही आपको अभी बता पाऊंगा। आज आपने एनआरआई डिस्प्यूट और उसके सामने
जो आने वाली जटिलताएं हैं उसको अच्छी तरह से आपने समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके अनुभव ज़रूर हमारे दर्शकों को निश्चित रूप से उपयोगी रहेंगे। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े रहे। हाँ, हमारे एपिसोड को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं हूँ आपका होस्ट किशोर रागानी और अगले एपिसोड में हम एक और महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करेंगे। और याद रखें, हर बड़े सवाल की शुरुआत एक छोटे से सवाल से होती है, क्यों?